स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का एक अगला एपिसोड। और ये होगा एपिसोड 16। 15 एपिसोड में पढ़ा चुका हूँ बच्चे। 16वें एपिसोड में हम मुख्य तौर पर पढ़ने जा रहे हैं संघीय विधायिका संसद। और इस संसद में मुख्य तौर पे आज मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा राष्ट्रपति। याद रखेंगे, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, विधान और राज्यसभा। इसमें से आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। तो चलो बच्चों, एक बार फिर से तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए, जिसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम्हें संघीय विधायिका। कहता है संविधान के भाग 5, इसे याद रखेंगे, में संघीय विधायिका का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि भारत में संघीय विधायिका के शीर्ष पर एक सांसद है। माने इसे हम याद रखेंगे कि संसद की जगह हम संसद करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर कहें कि संघीय विधायिका संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, इसको ठीक से समझोगे बच्चे। संघीय विधायिका मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत एक राज्यों का संघ है। अब पूरे भारत को संघ के द्वारा, माने केंद्र सरकार के द्वारा चारों तरफ नियंत्रण किया जाता है। तो जो हमारे केंद्र सरकार जो होती है उसके मुख्यतः 3 अंग होते हैं, जिसे हम संसद कहते हैं संघीय विधायिका को। और इस संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, कहाँ वर्णन किया गया है, तो इसे समझेंगे हम कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यह बताया गया है कि संसद के 3 अंग हैं। पूछता है क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बताया गया कि संसद के 3 अंग है, तो हम बोलेंगे अनुच्छेद 79। कहता है कि हमारा जो संसद है वह 3 अंग जो होते हैं इसके, तो तीनों अंग मिलकर वह संसद या पार्लियामेंट कहलाते हैं। अर्थात संसद का नाम अगर हम ले लें, पार्लियामेंट का अगर हम नाम ले लें, संघीय विधायिका का नाम ले लें, तो ये हमारे 3 अंग इसके होते हैं। कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। इसे नाम याद रखेंगे, इसको हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। बाकी लोकसभा और राज्यसभा ये नाम याद रखोगे बच्चे। तो इस तरीके से बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए। आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मुख्य तौर पे हमारा है भारत का राष्ट्रपति, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 52 से 74 में किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट। हम जिस राष्ट्रपति को पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, मेन टॉपिक हमारा राष्ट्रपति ही है। हेडिंग में राष्ट्रपति देना तुम लोग। और इसका संविधान के किस भाग में, तो भाग 5 में। कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 74 में इसका वर्णन किया गया है। कहते हैं कि भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र का मतलब होता है कि सभी जनता के लिए एक संविधान बना दिया गया और संविधान का पालन देश की सभी जनता करती है। और उसके सर्वोच्च पद का जो व्यक्ति है उसका चुनाव होता है जनता के द्वारा। इसलिए शासन के सर्वोच्च पद के लिए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जिस देश के शासन के सबसे बड़े पद पर, माने सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति हो, अगर उसका चुनाव किया जाए तो उस देश को हम गणतंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति जो होती है वह 3 अनुच्छेद को मिलाने से स्पष्ट होता है। माने राष्ट्रपति को अगर जानना है तो 3 अनुच्छेद इसके काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चे। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 74 का, 74 का। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 74 का क्या कहता है, ये डिटेल से जान लेंगे हम तो भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का हमें पता चल जाएगा। तो चलो बच्चे, अब उनको हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम अनुच्छेद 52। तो इसे ध्यान देते हैं हम लोग बच्चों। ये रहा पेज हमारा। कहता है कि अनुच्छेद 52 संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 के तहत ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के किस भाग में बताया गया है, भाग 5 में। कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 52 में। तो भारत के एक राष्ट्रपति किस अनुच्छेद और भाग के तहत होगा,
अनुच्छेद 52 भाग 5। दूसरा अनुच्छेद 53 क्या कहता है समझो। इसके अनुसार कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। कार्यपालिका हम जानते हैं बच्चे, सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका एक होता है, विधायिका जो विधान बनाती है, नियम बनाती है, और दूसरा होता है कार्यपालिका जो उसका पालन करवाती है, तीसरा होता है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियाँ होती है ना, वो समस्त चीज़ें राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। अनुच्छेद 53 कहता है बच्चों। और ये क्या कहता है इसे समझेंगे हम। ये कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। साथ ही साथ इसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के द्वारा करवाता है। इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पूरे देश में कार्यपालिका को, कार्यपालिका मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे पुलिस होगी, गांव की बात करेंगे तो चौकीदार हो जाएंगे, पुलिस हो जाएंगे, उसके बाद इसमें जितने भी एसपी डीएसपी डीएम होंगे। राज्य में कहा जाए तो राज्यपाल ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राज्यपाल। ये समस्त चीज़ें हम जानेंगे बच्चे। ये पूरा नियंत्रण कार्यपालिका का अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। अब इसमें एक और अनुच्छेद मैंने बताया था, अनुच्छेद 74 क। अनुच्छेद 74 का क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह तथा सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। याद रखेंगे बच्चे, राष्ट्रपति उस मंत्रिमंडल के सलाह को मात्र एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति वास्तविक शासक न होकर संविधान प्रमुख मात्र है। अब इसको यहाँ तक समझो बच्चे कि किसी भी देश का जो राष्ट्रपति होता है, हमारे देश के राष्ट्रपति के मुख्य तौर पर हम अभी बात कर रहे हैं, उनको केंद्र में जो मंत्रिमंडल होता है, जैसे जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल में कई सारे मंत्री होते हैं, ये सब मिलकर सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, महोदय आप ये कीजिए। राष्ट्रपति वही काम करते हैं। यदि किसी प्रारूप को देते हैं कि राष्ट्रपति महोदय को ये काम कर दीजिए, राष्ट्रपति को लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो वह एक बार उसे वापस कर सकते हैं। बोलते हैं कि एक बार संशोधन कर दीजिए, आप लोग देख लीजिए, मुझे थोड़ा उतना ठीक नहीं लग पा रहा है, तो एक बार पुनः विचार करने के लिए राष्ट्रपति वापस करते हैं। लेकिन यदि पूरा मंत्रिमंडल अगर फिर से उस प्रारूप को उनको भेज दे, तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना कंपलसरी हो जाता है, ज़रूरी है कि उनको करना ही पड़ेगा। इस वजह से इसको कई सारे लोग ये मानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी भारत के राष्ट्रपति वास्तविक शासक न होकर संविधान प्रमुख मात्र है, ये माना जाता है बच्चे। इनकी स्थिति यूएसए के राष्ट्रपति की तरह नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति किसी निर्णय को स्वयं लेने के लिए सक्षम होता है बच्चे। इसलिए यह हमारे राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह शक्तिशाली नहीं है, बल्कि वह ब्रिटिश क्राउन के तरह है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति इमरजेंसी लाइट या मैच रेफरी की तरह है। याद रखेंगे, कई बार पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति किसके जैसी है, इमरजेंसी लाइट या मैच रेफरी, जो सिर्फ डिसीजन देता है बच्चे। क्या देता है जी, डिसीजन। कहता है कि सामान्य परिस्थिति में इसकी विशेष आवश्यकता नहीं है, परंतु वह रबड़ स्टाम्प भी नहीं है बच्चे। ऐसा नहीं समझेंगे हम कि हमारे देश के राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है बच्चे। हमारे देश के राष्ट्रपति को कई सारे अधिकार मिले हुए हैं। लोकसभा के बारे में देश के राष्ट्रपति को 2 विशेष अधिकार मिले हुए हैं। पहला कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, जो भी चुनाव के बाद से जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं बच्चे, इन पार्टियों में अगर प्रधानमंत्री चुनने के लिए अगर मानो कि 543 सीटों में से अगर किसी व्यक्ति को 250 सीट आ गया है, किसी को 249 सीट आया है, तो राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे बुला सकता है। हालांकि बहुमत दल के नेता को बुलाना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रपति को लगेगा कि अगर ये कम वोट पाया है, अब फिर भी ये दूसरे के साथ साँठ काट करके सरकार बना सकता है, तो प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति उसको भी बुला सकता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है बच्चों। और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है बच्चे, तो 5 वर्षों के बाद उस लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, और यह भंग करने का पावर होता है किसको, राष्ट्रपति को। तो यह लोकसभा के बारे में 2 अधिकार हमने बताया बच्चे।
और भी राष्ट्रपति को कई सारे अधिकार है जो यहाँ समझते जाओ। कहता है कि वास्तव में राष्ट्रपति का पद शक्ति की तुलना में सम्मान का ज़्यादा प्रतीक है, माने उनके पास पावर कम है लेकिन इज्जत ज़्यादा है बच्चे, उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा दिया जाता है। कहता है कि यह राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चा, यह प्रश्न बार बार पूछता है कि किसी देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति। अगर हम तुमसे पूछे भारत का प्रथम नागरिक अभी कौन है, तो हम बोलेंगे द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि वही इस समय राष्ट्र अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रपति के पद में है बच्चे। इस तरीके से हम जानेंगे बच्चों कि राष्ट्रपति एकमात्र व्यक्ति है जो शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़ा रहता है। सरकार के 3 अंग होते हैं बच्चे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों अंगों से राष्ट्रपति जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है बच्चे? तो जो विधायिका विधान बनाती है, जो नियम कानून जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य मिलकर और सभी सांसद मिलकर जो विधान बनाते हैं, उन पर अंतिम सिग्नेचर जो होता है वह राष्ट्रपति का होता है, तभी वह विधान बनता है। दूसरा, कार्यपालिका का जो प्रधान होता है बच्चे वह राष्ट्रपति होता है। और न्यायपालिका, यदि कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को फांसी तक की सज़ा दे दी हो और उस सज़ा को माफ़ करना अगर चाहे तो राष्ट्रपति कर सकता है। तो राष्ट्रपति तीनों विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, इसे हम जानेंगे बच्चे। इसलिए हम राष्ट्रपति को रबड़ स्टाम्प नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट समझेंगे बच्चे। कहता है कि राष्ट्रपति संसद के अंग के रूप में विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, इसलिए विधायिका का प्रधान हो गया। राष्ट्रपति की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से संचालित की जाती है, माने जो भी राष्ट्रपति कोई काम करेंगे तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उसे संचालित की जाएगी। अब एक प्रश्न होता है बच्चे कि देश का राष्ट्रपति कौन बन सकता है? तो देश के राष्ट्रपति के लिए मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए? याद रखेंगे, अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं बताई गई है। अनुच्छेद 58 ये बताता है कि देश के राष्ट्रपति बनने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए बच्चे। तो इसकी कई सारी योग्यताएं हैं बच्चे। नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, क्लियर है। नंबर 2, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। याद रखेंगे, कम से कम राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 35 ईयर्स। और तीसरा, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, माने लोकसभा के सदस्य जो व्यक्ति बन सकता है वो बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है बच्चे। और अगला क्या? तो वह किसी लाभ के पद पर न हो। ये 4 कंडीशन ऐसे होते हैं बच्चे, जो चारों शर्तें अगर होती है तब हम राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन उसमें भी और भी क्या दिया है, नोट समझो बच्चा। अमेरिका में जन्म से नागरिकता का प्रावधान है, ये अलग नोट्स है। तो तुम कंटिन्यू उसको देखते जाओगे, कभी कभी बीच में नोट्स लिखवाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि अमेरिका में जन्म से नागरिकता का प्रावधान है। और भारत में सबसे कम उम्र माने 64 वर्ष की अवस्था में नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। याद रखेंगे, भारत में जो भी आज तक राष्ट्रपति हुआ है बच्चे, उसमें सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे बच्चे। अब कहते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, अब ये देखेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से, किस निर्वाचक मंडल के द्वारा? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के तहत होता है बच्चे। अब हम इसे पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 54 के तहत क्या है, तो ये समझो, ठीक तरीके से समझेंगे बच्चे इसको। कहता है कि भारत में अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें निम्न सदस्य होते हैं। माने राष्ट्रपति का चुनाव करना हो बच्चे तो अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इनके चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं, ये समस्त चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इनके चुनाव में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, याद रख लेना। राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, अर्थात जो भी एमपी होते हैं राज्यसभा तथा लोकसभा के, ये सब के सब इनको निर्वाचित करने के लिए योग्य होते हैं, वे निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अर्थात
जो विधानसभा हमारे राज्य में होती है बच्चे, जो विधायक होते हैं वो भी इनको वोट देते हैं। और तीसरा कि दिल्ली तथा पांडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को भी इसमें याद रखेंगे कि बाद में क्या किया गया कि दिल्ली तथा पांडुचेरी ये चूँकि केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसके विधानसभा के सदस्यों को भी 1972 में 17वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। माने केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों को पहले अधिकार नहीं था, लेकिन 17वां संविधान संशोधन 1972 में करके उनको अधिकार दे दिया गया कि वे भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। और चौथा क्या कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। स्टार लगाता हूं मैं, बार बार पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से किया जाता है, तो हम बोलेंगे एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। इसे हम थोड़ा और समझेंगे बच्चे कि विधानसभा, यहाँ देख लेंगे कि विधानसभा तथा लोकसभा के सदस्य भिन्न भिन्न जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः प्रत्येक का मत मूल्य भिन्न भिन्न होता है। एक राज्य के एमएलए का मत मूल्य कितना होता है, तो इसे हम समझेंगे। इसके लिए हमने एक फार्मूला लिखा है बच्चों कि किसी राज्य की जनसंख्या, इस फार्मूले को याद रखें, राज्य की जनसंख्या बटा राज्य से निर्वाचित एमएलए, ये लिखेंगे राज्य की जनसंख्या बटा राज्य से निर्वाचित एमएलए गुणे, यहाँ काट के लिखता हूँ 1/1000। ये फार्मूला लिख लेना बच्चे। यही किसी भी समझो कि संसद की वोट वैल्यू निकाली जाती है इसी फार्मूला से। फार्मूला को बॉक्स में घेर लेना बच्चे कि किसी भी संसद का वोट वैल्यू या विधायक का वोट वैल्यू क्या होता है, तो जिस राज्य की जनसंख्या है उतना बटा राज्य से निर्वाचित एमएलए गुणे 1/1000। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। अगर मानो कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 यहाँ विधायक वोट दे रहे हैं, 4 विधायक, अगर एक विधायक को अगर मान लो 1 लाख वोट मिला है, 10 लाख वोट मान लो एक विधायक को मिल गया बच्चे, ठीक है ना, और बाकी 3 विधायक को किसी को 2 लाख मिल गया, किसी को 3 लाख मिल गया, किसी को 4 लाख, तो ये तीनों मिलकर 4 3 7 2 9 लाख होते हैं। और यह विधायक अगर एक को अगर 10 लाख मिल गया तो अकेले इसका वोट ज़्यादा हो गया, तो ये जिसको देगा उसका पलड़ा भारी होगा। तो इस तरीके से अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो इसको बोलेंगे बच्चे। नेक्स्ट हम कहेंगे कि नोट इसका पढ़ेंगे हम। कहता है कि सर्वाधिक वोट वैल्यू, अब चूँकि अलग जिस राज्य में जितने ज़्यादा विधायक होंगे उसका वोट वैल्यू उतना अधिक होगा बच्चे, तो सर्वाधिक वोट और विधायक के साथ साथ जनसंख्या, सर्वाधिक वोट वैल्यू राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश के एमएलए की है। कितना है जी? 208। इसे याद रखेंगे। सर्वाधिक वोट वैल्यू किस राज्य का है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? उत्तर प्रदेश के। कितना एमएलए की वोट वैल्यू है? 208। न्यूनतम वोट वैल्यू सिक्किम के एमएलए की है 7, और समझो कि अरुणाचल प्रदेश के एमएलए की वोट वैल्यू है 8। और इस तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचित, यहाँ समझेंगे थोड़ा फिर से, कि राष्ट्रपति के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित तथा 50 सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। अर्थात बच्चा, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा में से 50 एमपी जो होते हैं या एमएलए होते हैं ये अनुमोदित करेंगे, मान ये लिख कर देंगे कि हम इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। अब 50 अन्य लोग उसमें समर्थन में नहीं चलेंगे, हम इसका समर्थन करते हैं। इतने लोग जब ऐसा लिख कर देंगे तभी वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो कहता है 1967 में राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वाधिक 17 प्रत्याशी शामिल हुए थे। याद रखेंगे 1967 में। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की जमानत राशि 15,000 रुपया है। ये पहले 15,000 रुपया ही था बच्चा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। ये जमानत राशि क्या होती है बच्चे समझो।
यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते समय एक राशि उसको जमा करना पड़ता है फॉर्म भरने के समय कि यदि मैं फेल हो जाता हूँ, असफल हो जाता हूँ, चुनाव नहीं जीतता हूँ, या न्यूनतम वोट रखा गया है कि मान लो कि 10,000 वोट या 1,00,000 वोट सबको मिलना चाहिए कम से कम, अगर उससे कम वोट अगर वो व्यक्ति लाता है तो यह जमानत राशि सरकार अपने पास रख लेती है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो तो उसका निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ लेता है, और यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है बच्चे? तो मुख्य न्यायाधीश। इसे याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ लेता है, और भारत के राष्ट्रपति अगर चाहता है कि मैं अपना त्याग पत्र दे दूं तो उस समय भी वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही अपना त्यागपत्र देता है। कोई व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा इस पर संविधान मौन है। अमेरिका में मैक्सिमम 2 बार कोई चुना जा सकता है बच्चे, लेकिन भारत के बारे में संविधान इस पर चुप है। कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसे समझेंगे, मैं थोड़ा सा बताया था कि मुख्य न्यायाधीश को, तो त्यागपत्र पहले अगर उपराष्ट्रपति को वो देगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा। ऊपर जो मैं बताया था वो मैंने गलत बोल दिया था बच्चे, भूलवश, तो इसको सुधार लोगे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन पूछता ही है। और उपराष्ट्रपति न रहे तब किसको देगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसको देखेंगे बच्चे कि राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने की स्थिति में, अगर राष्ट्रपति कहीं चला गया है या मर गया तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक बनाया जाता है तथा 180 दिन में अर्थात 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। अर्थात यदि देश का राष्ट्रपति अगर मर जाता है बच्चे, अगर वो नहीं रहते हैं, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राष्ट्रपति के कार्यभार को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में संभालते हैं, परंतु 6 महीने के अंदर चुनाव कराकर फिर राष्ट्रपति का चुनाव कराकर हम राष्ट्रपति को निर्वाचित कर लेते हैं बच्चे। इससे ज़्यादा समय तक खाली वो पद नहीं रहना चाहिए। और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उस काम को देख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ राष्ट्रपति कौन है, किस भाग के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या हमके पास डिग्री होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति यदि कोई बन जाए बच्चे तो राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है उसको महाभियोग कहते हैं। इस राष्ट्रपति पार्ट 2 के वीडियो में हम यहाँ से राष्ट्रपति के बारे में अब आगे समझेंगे। तब तक मैंने जितना दे दिया तुम्हें बच्चे उतना तैयार करो।